आज की चर्चा की शुरुआत एक दिलचस्प पहेली से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा वकील है जो अपने करियर के शिखर पर है। शोहरत, बेशुमार दौलत और गैराज में एक चमचमाती लाल फेरारी। मतलब वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो अचानक एक दिन अपना सब कुछ, खासकर वो फेरारी, बेचकर गायब क्यों हो जाएगा? ये सवाल ही अपने आप में एक कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस सफलता के पीछे हम सब भाग रहे हैं, क्या वो वाकई मंजिल है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा। सही कहा। अक्सर जब लोगों को सब कुछ मिल जाता है, तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके हाथ अब भी खाली हैं। जी। और ये कोई काल्पनिक पहेली नहीं है, बल्कि रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का केंद्रीय विचार है। हाँ। और इसी के जो सोर्सेज हैं उन पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना है। और ये भी देखना कि बाहरी कामयाबी और अंदरूनी खुशी के बीच का फासला वो कितना बड़ा हो सकता है। तो कहानी के केंद्र में है जूलियन मेंटल। स्रोतों में उन्हें एक सुपरस्टार वकील बताया गया है। एक ऐसा इंसान जिसका नाम ही केस जीतने की गारंटी था। हाँ, महंगे सूट्स, पार्टियां, उसकी जिंदगी बाहर से किसी सपने जैसी थी। लेकिन किताब इस सपने के पीछे का सच दिखाती है। अंदर से जूलियन पूरी तरह से खोखला, थका हुआ और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो चुका था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास है ना? किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि जूलियन की जिंदगी का हर पहलू महंगा था, सिवाय सिवाय उसके अपने जीवन के। अच्छा। वो अपने काम में इतना डूब चुका था कि उसने अपनी सेहत, अपने रिश्तों और सबसे जरूरी अपनी आत्मा से संपर्क खो दिया था। वो जी नहीं रहा था, बस एक भूमिका निभा रहा था। और फिर एक दिन भरी अदालत में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, जहां वो हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस करता था। दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये उसकी पूरी जीवन शैली का पतन था। सही बात है। वो दिल का दौरा एक प्रतीक है, एक सिंबल। ये उसका शरीर था जो कह रहा था, बस अब और नहीं। एक तरह का वेकअप कॉल। बिल्कुल। ये घटना उसे उस नींद से जगाती है जिसमें हम में से कई लोग जी रहे हैं। यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या हम सब भी अपनी अपनी फरारियों के पीछे भागते हुए अपनी सेहत और मन की शांति को दांव पर नहीं लगा रहे? सोचने वाली बात है। जूलियन का पतन एक चेतावनी है। इस घटना के बाद जूलियन वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपनी वकालत छोड़ देता है, अपना आलीशान घर और सारी संपत्ति बेच देता है, और हाँ, अपनी प्यारी लाल फरारी भी। वो फेरारी जो उसकी झूठी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। हाँ, और फिर वो एक आध्यात्मिक खोज में भारत के हिमालय की ओर निकल पड़ता है। फेरारी का बिकना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक कार का सौदा नहीं था, ये उसकी पुरानी पहचान, उसके अहंकार और उस खोखले जीवन का त्याग था। सही। हिमालय जाना भी एक प्रतीक है। ये बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की शांति को खोजने की यात्रा है। वहीं हिमालय में उसकी मुलाकात होती है सिवाना के संतों से। जी, सेजेस ऑफ सिवाना। ये वो ज्ञानी लोग हैं जो सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास वो खजाना है जो जूलियन अपनी सारी दौलत से भी नहीं खरीद सका। मन की शांति, उद्देश्य और सच्चा आनंद। और यहीं से कहानी का असली सार शुरू होता है ना? ये संत जूलियन को कोरे उपदेश नहीं देते, वो उसे जीवन जीने के 7 शाश्वत सिद्धांत सिखाते हैं। ये कोई नए रहस्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बुनियादी सच हैं जिन्हें आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में हम भूल गए हैं। और इन सिद्धांतों में ही हमारी आज की चर्चा का दिल छिपा है। तो चलिए इन सिद्धांतों में गोता लगाते हैं। पहला सिद्धांत है, अपने मन पर महारत हासिल करें, मास्टर योर माइंड। इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें या तो खूबसूरत फूल उगा सकते हो या फिर जंगली घास, चुनाव तुम्हारा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं गहरी बात है। हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो अक्सर नकारात्मकता की तरफ झुकी होती है। अच्छा। जी, जिसे न्यूरोसाइंस में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। यह सिद्धांत उस डिफॉल्ट सेटिंग को चुनौती देता है। यह कहता है कि आपको अपने मन का एक एक्टिव माली बनना होगा। सिर्फ अच्छे बीज बोना ही काफी नहीं है। नहीं, बल्कि रोजाना चिंता, डर और शक की जंगली घास को पहचानकर उखाड़ना भी पड़ेगा। मतलब ये एक सक्रिय साधना है। ये समझ आने के बाद दूसरा सिद्धांत आता है, अपने उद्देश्य का पालन करें, फॉलो योर पर्पस। जी। किताब का तर्क है कि जीवन में एक बड़ा सार्थक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही असली ऊर्जा और प्रेरणा देता है। बिल्कुल। उद्देश्य एक लाइट हाउस की तरह है। जब जिंदगी के समुद्र में तूफान आता है
तो यही उद्देश्य हमें रास्ता दिखाता है और भटकने से बचाता है। सही। जब आपके पास जीने का एक मजबूत क्यों होता है, तो आप किसी भी कैसे से गुजर सकते हैं। जूलियन के पास पैसा कमाने का लक्ष्य तो था, लेकिन कोई गहरा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अपना उद्देश्य खोजो, ये सुनने में बहुत बड़ा और डरावना सा लगता है। हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। एक आम इंसान जिसे अपनी नौकरी और परिवार की चिंता है, वो अपना महान उद्देश्य कैसे खोजे? देखिए, स्रोतों के अनुसार उद्देश्य कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह खोजने की एक प्रक्रिया है। यह खुद से छोटे छोटे सवाल पूछने से शुरू होती है। जैसे कौन सा काम करते हुए मैं समय भूल जाता हूँ, या दुनिया की कौन सी समस्या मुझे परेशान करती है। उद्देश्य का मतलब हमेशा दुनिया बदलना नहीं हो सकता। यह बस इतना भी हो सकता है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। यार एक अच्छे इंसान बने। हाँ, ये आपकी व्यक्तिगत मशाल है। तो अगर उद्देश्य हमें बताता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो मन में फौरन सवाल आता है कि पहुँचे कैसे, और शायद यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है। काइजन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस काइजन। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। काइजन एक जापानी सिद्धांत है जिसका मतलब है लगातार और छोटे छोटे सुधार। अच्छा। ये बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ने की कला है। अगर आपका उद्देश्य किताब लिखना है, तो काइजन कहता है कि रोज सिर्फ एक पन्ना लिखो। अगर सेहत सुधारनी है, तो रोज सिर्फ 10 मिनट चलो। बिल्कुल। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं और असाधारण परिणाम देते हैं। ये हमें क्यों से कैसे तक ले जाता है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, अनुशासन में जिएं। लिव विथ डिसिप्लिन। हाँ, स्रोत कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। अनुशासन तो एक जेल की तरह है, नियमों की बेड़ियां। स्वतंत्रता तो मनमर्जी करने में है ना? ये एक बहुत आम धारणा है और इसीलिए ये सिद्धांत इतना गहरा है। स्रोत इस बात को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि असली जेल हमारी अपनी आदतें और हमारे आवेग हैं। मतलब? सोचिए, जब आप बिना सोचे समझे फोन पर घंटों बिता देते हैं या कोई जरूरी काम टालते रहते हैं, क्या आप सच में आजाद हैं? या अपनी आदत के गुलाम? बात तो सही है। अनुशासन हमें उस गुलामी से आजाद करता है। ये हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर लगाने की शक्ति देता है जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। ये मन का मालिक बनने की आजादी है। ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है, और इसी से जुड़ा है 5वां सिद्धांत, अपने समय का सम्मान करें। रिस्पेक्ट योर टाइम। जी। इसमें एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, समय तुम्हारे जीवन की मुद्रा है। ये तुम्हारे पास एकमात्र सिक्का है और सिर्फ तुम ही ये तय कर सकते हो कि इसे कैसे खर्च किया जाए। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। नहीं, ये जीवन के सम्मान के बारे में है। हर गुजरता पल जीवन का एक टुकड़ा है जो कभी वापस नहीं आएगा। जब हम इसे व्यर्थ की चिंताओं में, शिकायतों में या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गवा देते हैं, तो हम असल में अपने जीवन का ही अपमान कर रहे होते हैं। समय को सचेत होकर जीना आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है। अब आते हैं आखिरी 2 सिद्धांतों पर। छठा सिद्धांत है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। सेल्फलेसली सर्व अदर्स। जी। ये विचार कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं, ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। जूलियन की पुरानी जिंदगी पूरी तरह से मैं पर केंद्रित थी। मेरा केस, मेरी फिरारी, मेरी सफलता। इस मैं ने उसे अकेला और दुखी बना दिया था। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटके किसी और पर जाता है। इससे हमें एक जुड़ाव और उद्देश्य का एहसास होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक हेल्पर्स हाई कहते हैं। बिल्कुल। दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना अपने जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। और अंत में 7वां सिद्धांत, जो शायद सबसे सरल लेकिन निभाने में सबसे मुश्किल है, वर्तमान को गले लगाएं। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। अतीत जा चुका, भविष्य अनिश्चित है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, अभी। हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है ना, जो लगातार या तो अतीत के पछतावे में घूमता है या भविष्य की चिंताओं में। हम शायद ही कभी उस पल में होते हैं जहां जिंदगी सच में घट रही है। सही बात है। ये सिद्धांत हमें उस टाइम मशीन से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में मौजूद रहने के लिए कहता है। मतलब, जब आप चाय पी रहे हों, तो सिर्फ चाय पिएं,
उसका स्वाद महसूस करें। जिंदगी छोटे छोटे अभी के पलों का ही संग्रह है। और अगर हम इन पलों को जीना सीख गए तो हमने जीवन को जीना सीख लिया। इन सिद्धांतों को सिखाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। ये कोई सूखी अकादमिक सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि संत इन 7 सिद्धांतों को एक अजीब और यादगार कहानी के जरिए समझाते हैं, जिसमें 7 प्रतीक हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा दिमाग तथ्यों से ज्यादा कहानियों और छवियों को याद रखता है। बिल्कुल। वो प्रतीक है एक हरा भरा बगीचा जो मन का प्रतीक है, एक ऊंचा लाइट हाउस जो उद्देश्य को दिखाता है, एक विशाल सूमो पहलवान जो काइजेन और अनुशासन का प्रतीक है, एक गुलाबी तार का केबल इच्छा शक्ति के लिए, एक सुनहरी स्टॉपवॉच समय का सम्मान करने के लिए, और सुगंधित गुलाब, दूसरों की सेवा, और आखिर में हीरो से जड़ा एक रास्ता जो वर्तमान में जीने का प्रतीक है। इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके किताब जटिल विचारों को बहुत ही सरल और यादगार बना देती है। ये जानकारी को कार्रवाई योग्य ज्ञान में बदलने का एक शानदार तरीका है। तो कहानी के अंत में जूलियन एक नए इंसान के रूप में समाज में लौटता है। वो शारीरिक रूप से युवा और ऊर्जावान दिखता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया है। अंत में जूलियन ये समझ जाता है कि जिंदगी की असली दौलत फेरारी या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। उसने एक महंगी कार बेचकर अनमोल ज्ञान खरीदा। बिल्कुल। स्रोतों का मुख्य निष्कर्ष यही है कि सफलता तभी सार्थक है जब उसमें शांति, संतुलन और उद्देश्य शामिल हों। यह भौतिक संपत्ति और आंतरिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। ये नहीं कहता कि पैसा या सफलता बुरी है। नहीं, बस ये कहता है कि ये सब कुछ नहीं है। तो जैसा कि हमने आज के स्रोतों में देखा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक फरारी बेचने की कहानी नहीं है। ये अपनी पुरानी खोखली पहचान को बेचकर एक नई, सार्थक और जागरूक जिंदगी खरीदने की कहानी है। ये स्रोत हमें 7 सिद्धांतों और कुछ यादगार प्रतीकों के माध्यम से एक स्पष्ट नक्शा दिखाते हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक अंतिम बात है। जी, अगर आज से इन 7 सिद्धांतों में से सिर्फ एक को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतारना हो, तो वो कौन सा होगा? क्या वो अपने मन के बगीचे की देखभाल करना होगा, या अनुशासन की शक्ति से आजाद होना, या फिर हर पल को हीरे की तरह कीमती मानकर जीना? हिमालय की यात्रा किए बना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो एक छोटा सा बदलाव कैसा दिखेगा और उसका असर कितना गहरा हो सकता है?